बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का ख्वाब कि लाशें गिरवाई जाएंगी, ये किस तरह नाकाम हुआ और रियासत ने जो इब्तदाई तौर पर प्लान बनाया था कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी, ऐसी सख्ती कि इनको दांतों तले पसीना आ जाएगा, वो किन वजूहात की बुनियाद पर तब्दील किया गया और फिर किस तरह एक ट्रैप बिछा जिसमें गंडापुर खिड़की में आ गया, ये सारी कहानी। और इसके अलावा गंडापुर के जुलूस में कितने लोग थे और इस्लामाबाद में कितने लोग थे और लाहौर में कितने लोग थे, ये सारी कहानी भी। और फिर भारत के साथ साजवाज की तस्दीक बेसाख्ता किस तरह पीटीए वालों ने ज़ाहिर कर दी। और फिर ये है कि 85 पुलिस वालों को जो ज़ख्म आए हैं वो हुकूमत नहीं बता रही, लेकिन वो ज़ख्म गोलियों के हैं, उनको गोलियां मारी गई और गोलियां टांगों पर मारी गई। ये एक हिकमत अमली थी पीटीआई की तरफ से, जिसका मकसद ये था कि अगर हम डायरेक्ट गोली चलाते हैं और ये फ़ौजी या पुलिस वाले मर जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, तो फिर ये जवाब में गोलियां चलाएंगे तो हमारे आदमी मरेंगे, तो फिर उनकी मौत जो हमारे आदमियों की मौत है वो एक ख़बर तो ज़रूर बन जाएगी, लेकिन ज़िम्मेदारी हम पर आएगी कि पहल हमने की। इन्होंने ये साजिश की कि पुलिस वालों को गोलियां मारी जाएं टांगों पर ताकि उनकी कैजुअल्टी ना हो, लेकिन जब वो मुश्तिल होकर जवाब में गोलियां चलाएं तो फिर हमारे आदमी मरे और हम वो लाशें उठाकर एक वावेला बचाएं। और इससे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने मसलसल अपनी मुलाकातों में पीटीआई के लीडरों से एक ही बात की, जिसकी तरफ मैंने कल भी इशारा किया था, एक ही बात की कि जो होता है होने दो, कोई और आता है तो आने दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन चीन का वज़ीर आज़म नहीं आना चाहिए, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। ये ज़ाहिर है चीन का वज़ीर आज़म अगर नहीं आता तो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो या ना हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। पाकिस्तान के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो शंघाई, वो चीन के वज़ीर आज़म की आमद थी, क्योंकि उससे सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही नहीं और भी कई मामला जुड़े थे। तो चुनाचे इमरान खान ने ये मसलसल गुल का पारा मचा रखा था कि कुछ भी हो जाए इस्लामाबाद में ऐसे हालात पैदा करो, लाशें गिरनी चाहिए, चाहे वो अटक के पुल पर गिरे, चाहे वो बुरहान पर गिरे, चाहे वो मोटरवे पर गिरे, चाहे वो डी चौक के आसपास गिरे, लाशें गिरनी चाहिए, मुझे लाशें चाहिए। और ये चीज़ तय हो गई थी कि ऐसा ही होगा। अब इसमें कुछ गंडापुर का किरदार कुछ मशकूक नज़र आता है कि वो इस इमरान खान के इस प्लान के साथ पूरी तरह था या नहीं था। उसकी हरकत व सकनात और बयानात से तो लगता था कि वो शरीक है। मसलन आपने वो उसका इशारा देखा होगा जिसमें वो किसी को इशारा करके कलाशनकोफ, हाथ से कलाशनकोफ का इशारा करता है कि चलाकर इसे गोली मार कर इसे ऊपर आसमान पर पहुंचा दो, यानी कि गोली मार दो। वो किसे इशारा कर रहा था ये चीज़ नहीं पता, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ चीज़ें तो पुलिस पर चढ़ जाओ, पुलिस पर शेलिंग करो। और पख्तूनख्वा हुकूमत के पुलिस डिपार्टमेंट से इन्होंने कई हज़ार आंसू गैस के शेल ये लोग साथ लेकर आए, जो इन्होंने रास्ते में भी पंजाब पुलिस पर बरसाए और इस्लामाबाद में भी पंजाब पुलिस पर ही नहीं रेंजर्स पर भी बरसाए। और फिर इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि गंडापुर का काफ़िला रवाना होने से पहले पीटीआई का सोशल मीडिया, एक तो इनके यूट्यूबर हैं और एक इनके वो हैं कोई अखबारी सिलसिले भी हैं, तो लेकिन उनके अखबारी सिलसिलों के यानी जो न्यूज़ वेब पेजेस होते हैं उनके भी यूट्यूब चैनल हैं, तो वो भी यूट्यूबर्स ही में शामिल हो गए। उनके बाकायदा टाइटल हैं, किसी के फ़र्द के नाम पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ नामों से हैं, जैसे चार सद्दा न्यूज़ और siyaasat.com और नया पाकिस्तान और डेली कुदरत, ये इस तरह के बहुत सारे चैनल थे। इन चैनल्स के थंबनेल आपको मिल जाएंगे अगर आप तलाश करेंगे। तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत इन सब यूट्यूबर्स को लाइन दी गई थी कि आपने ये थंबनेल लगाने हैं। चुनांचे थंबनेल इस तरह के थे कि पठान चल पड़े पंजाब की तरफ, पठानों का लश्कर पंजाब में घुस गया, पठान आ रहा है, पठान पंजाब में आ रहा है, पठान चल पड़े, पठान रवाना हो गए, पठान अपनी ताकत दिखाएंगे। ये सारे थंबनेल महज कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस साजिश का हिस्सा था जिसके तहत पाकिस्तान में सूबाई बुनियादों पर खाना जंगी कराने का इमरान खान ने प्रोग्राम बना रखा है। एक इश्तियाल फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि मुस्लिम लीग के या पीटीआई के किसी मुखालिफ की तरफ से
اس اشتعال انگیزی کا جواب سوشل میڈیا پر اس طرح سے نہیں دیا گیا جس طرح کہ یہ یوٹیوبر چاہتے تھے، اور پھر ایک اور بھی حرکت کی گئی جس کا اس سے پہلے پاکستان میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فوج کے خلاف اس طرح کی بات کی جائے گی۔ اسد علی طور صاحب جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک ولاگ میں سرخی بھی جمائی اور متن بھی جمایا۔ سرخی میں یہ کہا کہ عوام نے کس طرح پاک فوج کو پسپا کر دیا، یعنی اندازہ کریں یہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ولاگ ہو رہا ہے، کوئی برطانیہ سے نہیں ہو رہا، کوئی دلی سے نہیں ہو رہا، کوئی کلکتے سے نہیں ہو رہا، عوام نے کس طرح پاکستانی فوج کو پسپا کیا۔ اور اندر کی کہانی کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس سے آپ کو ان لوگوں کی ذہنیت بھی نظر آ جائے گی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی ذہنیت بھی نظر آ جائے گی۔ پی ٹی آئی کے 10 یا 15 افراد تھے، 5-6 لوگ الگ کھڑے تھے، یعنی وہ تماشائی تھے، وہ پی ٹی آئی کی اس جلوسی میں شامل نہیں تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے ایک سڑک پر کھڑے ہو کر، سامنے سے فوج کی ایک جیپ آ رہی تھی، اپنے حساب سے آ رہی تھی، تو انہوں نے دور سے ہی دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے پاس جھنڈے بھی تھے، عمران خان کی تصویریں بھی تھے، تو وہ گاڑی رک گئی۔ ظاہر ہے اس موقع پر ان کا اس جلوس کے پاس سے ہو کر، جو 15 افراد پر مشتمل تھا، اس کے پاس سے ہو کر گزرنا مناسب نہیں تھا۔ کوئی ان میں سے پتھر مار دیتا، کوئی ان میں سے ڈنڈا مار دیتا، جس طرح آپ نے 9 مئی کو دیکھا کہ رینجرز کے اور فوجیوں کو ٹرک گزر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ان پر پتھر بھی پھینک رہے تھے اور ڈنڈے بھی چلا رہے تھے۔ تو کوئی اس موقع پر کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی جذباتی جوان، کوئی بھی فوج کی وجہ ہوگی، انہوں نے گاڑی کو موڑنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی کو موڑ لیا۔ اس گاڑی کو موڑنے کے اس عمل کو اسد علی طور نے پاکستانی فوج کی پسپائی کا نام دیا۔ اور میں جو آپ کو مزیدار بات بتانے والا ہوں وہ یہ کہ جب گاڑی مڑ گئی اور آگے چلی گئی تو پھر یہ ٹولی جو تھی 12-13 افراد کی، انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دی کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یعنی وہ گاڑی چلی گئی ہے، اب یہ پیچھے سے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی فوج کی پسپائی کی کہانی۔ اچھا، اب ریاست کی جو پالیسی تھی جس کی خبریں مصدقہ خبریں تھیں، اس مرتبہ بہت سخت ڈنڈا چلے گا اور ان کو سبق سکھا دیا جائے گا، اس طرح کا سبق کہ جس طرح کا ان کو توقع نہیں ہوگی اور جس کا سبق کا جس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ طے تھا، اس فیصلے میں آخری لمحات تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر ایک سیکنڈ تھاٹ آئی کہ اگر ان کو دریائے سندھ کا پل عبور کرتے وقت اس طرح سے روکا گیا کہ ایک آہنی دیوار بن کر روکا گیا تو یہ جو عمران خان کی پلاننگ ہے وہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے، وہیں پر کہیں یہ لاشیں ادھر سے یا ادھر سے کوئی فوجی شہید ہو گیا یا ادھر سے کوئی آدمی مارا گیا، دونوں صورتوں میں ایک ایسی خبر بن جائے گی جسے عالمی میڈیا، خاص طور پر بھارت اور اسرائیل کا میڈیا اچھالے گا اور وہ شنگھائی کانفرنس پر اثر انداز ہوگی۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی ہر جگہ مزاحمت کی جائے گی، لیکن نرم مزاحمت، اور تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد ان کو آگے آنے کا راستہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ اور پھر دوسرا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو اسلام آباد میں بہرحال داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اس تبدیل شدہ فیصلے میں بھی یہ بات شامل تھی کہ اسلام آباد میں بہرحال یہ جلوس نہیں آئے گا، لیکن رستے میں موٹر وے پر برہان کے پاس اور برہان کے آگے 1-2 کٹی پہاڑی کی جگہ ہے اور ایک اور 2-3 مقامات پر گنڈا پور کے ساتھ جلوس میں لوگ جو تھے جن کی تعداد 6 یا 7 ہزار تھی، اور جس کو یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا 15,000 بتا رہا ہے، سراسر جھوٹ، کوئی 15,000 کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 5-6-7 ہزار کے درمیان لوگ تھے، اس سے زیادہ قطعاً نہیں تھے، بلکہ 7,000 بھی شاید نہ ہوں۔ تو خیر ان میں 1,500 سے زیادہ افغانی تھے۔ 120 ایک دن پکڑے گئے اسلام آباد میں، 60 ایک دن پکڑے گئے، 180 افغان غیر ملکی تارکین وطن، غیر قانونی تارکین وطن افغان وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس بھی اسلحہ تھا، اور پھر جو گرفتار ہوئے ان کے پاس سے چرس اور کوکین کے ذخائر برآمد ہوئے ہیں، جتنے بھی ان کی مالیت ہوگی یا جتنا بھی ان کا حجم ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی جلوس کے شرکاء ساتھ لائے تھے، آنسو گیس کے شیل لائے تھے، کھانے پینے کا سامان لائے تھے، پانی لائے تھے، نمک لائے تھے، یہ تاکہ شیلنگز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اصلی ایندھن کوکین اور چرس، یہ 2 چیزیں بھی یہ بڑی مقدار میں اس جلوس میں شامل تھی۔ تو بہرحال 5-7 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور انہوں نے پھر 3 مقامات پر پولیس پر فائرنگ کی جو ان پر شیلنگ کر رہی تھی۔
पुलिस ने इस पूरे अमल में जो 2 दिन तक यानी एक ये कोहराम इन्होंने बर्पा किए रखा और मीडिया पर छाए रहे, पीटीआई की जो कामयाबी है, तो पुलिस ने किसी एक जगह भी गोली नहीं चलाई। अगर पुलिस ने गोली चलाई है तो ये दिखाएं अपना ज़ख्मी और बताएं कि ये किस अस्पताल में उस ज़ख्मी को लेकर गए थे, जबकि इनकी फायरिंग से पुलिस के 85 जवान और कुछ फ़ौजी जवान भी ज़ख्मी हुए। जब इतनी ज़्यादा तादाद में ये हमारे जवान ज़ख्मी हुए, पाकिस्तान के जवान ज़ख्मी हुए, तो फिर ये तय किया गया कि अब हिकमत अमली बदली जाए। इनको अगर रोका गया तो ज़ाहिर है इनके पास हथियार हैं, तो ये अगर इस्लामाबाद में इनको रोकने की जो पहले से पॉलिसी तय है उस पर हरफ बहरफ अमल किया गया तो लाशें लाजमन गिरेंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ लोग ना मारे जाएं, चाहे इधर से चाहे उधर से। और ज़ाहिर है उधर से ज़्यादा मारे जाने थे, क्योंकि जब फ़ौजी जवानों ने रद्द-ए-अमल में गोली चलानी थी तो फिर तो नुकसान ज़्यादा होना था। और पुलिस ने तो खैर गोली क्या चलानी थी, पुलिस के पास तो बंदूक थी ही नहीं। पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। पीटीआई को चैलेंज किया है हुकूमत ने कि वो साबित करे कि पुलिस की गोली से कोई पीटीआई का आदमी ज़ख्मी हुआ है तो वो बताए, जबकि हुकूमत उन 85 अफराद के नाम बता रही है जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। तो इस तरह ये पॉलिसी बदली गई कि चलो इनको इस्लामाबाद आने दो। और फिर बीच में एक और काम पड़ा जिसके मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो शोर मच रहा है कि डी चौक पर परसों का दिन भी हज़ारों अफराद थे और कल का दिन भी हज़ारों अफराद, तो ये खुदा की पनाह ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि लोगों को यकीन आ जाता है। पुरानी वीडियोस भी इन्होंने चलाई हैं, पुराने फ़ोटो भी जारी किए हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर, इनके बड़े नामी गिरामी खड़पैंच लोग किस्म के ब्लॉगरों ने। तो बात यह है कि पहले दिन इस्लामाबाद में 400-500 से ज़्यादा लोग नहीं थे पूरे इस्लामाबाद में, जिनकी इस्लामाबाद शहर के 4 मुकामात पर पुलिस से झड़पें हुई। और पुलिस को चूँकि आर्डर था कि फायरिंग नहीं करनी, लाठी चार्ज भी नहीं करना, सिर्फ शेलिंग करनी है। लाठी चार्ज नहीं हुआ है। ये जो रिपोर्टें बाद लोग दे रहे हैं ना कि लाठियाँ पड़ी है लोगों को, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, सिर्फ शेलिंग करके रोका है। और जब ये शेलिंग करते थे तो वो छुप जाते थे और फिर वापस गलियों से निकल कर आकर पुलिस पर पथराव करते थे। फिर जब जवाबी शेलिंग होती थी तो फिर ये भाग जाते थे और डी चौक में दाखिल नहीं हो सके। ये एक और झूठ है जो टीवी चैनल्स पर भी बोला गया है कि डी चौक पर दाखिल हो गए। डी चौक की जो एंट्रेंस है उसके बाहर ये लोग जमा होते रहे और फिर शेलिंग के बाद फिर वहाँ से पसपा हो जाते रहे और यही आँख मुचौली चलती रही है। यानी डी चौक की तरफ बढ़ते थे और शेलिंग के बाद वापस आ जाते थे। और उनकी तादाद मुख्तलिफ टोलियों की थी, 6-7 टोलियाँ थी। किसी टोली में 12 अफराद थे, किसी में 20 अफराद थे, किसी में 100 अफराद थे। कुल मिलाकर जो 300-400 से ज़्यादा की टोलियाँ नहीं थी। अब जब घंटापुर का जुलूस आया तो फिर हाज़िरी बढ़ी है। अच्छा हाँ, ये जो 400-500 या 300-400 जो लोग थे इस्लामाबाद में जो पथराव और आँख मचौली कर रहे थे, इनकी अक्सरियत भी अफ़गानियों की थी। और इसका सबूत वो वीडियोज़ हैं जिनमें आप इनको बातें करते हुए सुन सकते हैं। वो अगर वीडियोज़ आप देखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी इलाके के पठान नहीं है, ये अफ़गान है। एक फ़र्क होता है ना, पाकिस्तानी पठान सदियों से बर्रे सगीर का हिस्सा रहे हैं तो उनकी उर्दू या हिंदी ज़बान से जो नस्ल दर नस्ल आशनाई है, उनका लहजा कुछ और है। अफ़गानिस्तान में उर्दू से शनासाई जो हुई है वो तो रूस के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद हुई है। जब पाकिस्तान इंटरेक्शन शुरू हुआ पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का, वहाँ से मुजाहिदीन इधर आते थे, यहाँ से ट्रेड होकर उधर जाते थे, यहाँ से पाकिस्तानी उधर जाते थे, उनके मुजाहिदीन के साथ लड़ते थे। फिर अमेरिका का हमला, फिर तालिबान आ गए, उससे पहले अफ़गान मुजाहिदीन थे। तो उनका जो अफ़गानी पठान है, अफ़गानिस्तान के पठान, उनकी उर्दू पाकिस्तान के पठानों की उर्दू से थोड़ी सी मुख्तलिफ है और ये बिल्कुल कुदरती है। यानी वो नस्ल जो 1947 के बाद पख्तूनख्वा सूबे में पैदा हुई, वो तो पैदाइशी तौर पर उर्दू से वाकिफ़ थी, रेडियो पाकिस्तान सुनती थी, पीटीवी सुनती थी, तो वो उनका लहजा, उनका इंटरेक्शन पाकिस्तानियों से मुसलसल था, उनका लहजा और है। और जो अफ़गान महाजिर आए हैं पाकिस्तान में, उनका लहजा और है, ये फ़र्क। तो ये अगर आप वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादातर लोग अफ़गान गैर कानूनी तारकीन वतन थे, ये वो थे। इनके पास अफ़गानिस्तान के झंडे भी थे। अफ़गानिस्तान के झंडे से मुराद वो तालिबान वाला झंडा नहीं, बल्कि जो इनका पुराना झंडा है ना अफ़गानिस्तान का, वो ज़ाहिर शाह वाला,
वो जिसका ताल्लुक़ ग्रेटर पुख्तूनिस्तान से है, वो झंडा इनके पास, वो झंडे भी इनके पास थे। और जब अगले दिन फिर गंडापुर सब आए हैं तो फिर तादाद ये लाजमन बढ़ गई है। लेकिन एक अनोखी बात ये हुई है कि गंडापुर के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि 6 या 7 हज़ार लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब गंडापुर का जुलूस इस्लामाबाद पहुंचा है तो ये तादाद 4,000 से भी कम रह गई थी। उसकी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ इस जुलूस में कुछ बात फैल गई कि गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, ख़ास तौर पर जो अफ़गान महाजिर हैं उनको गिरफ़्तार किया गया तो उनकी ज़मानत भी नहीं होगी। तो कुछ लोग फिर वापस लौट गए। यूँ 6 या 7 हज़ार का मजमा था, उसमें 1,500-2 हज़ार की कमी वाक़ई हो गई इस्लाह लाहौर पहुँचने के बाद। अब गंडापुर साहब को फिर एक मैसेज मिला कि जनाब आपसे हम कोई बात करना चाहते हैं और इस हवाले से बात करना चाहते हैं कि इमरान ख़ान की डिमांड्स क्या हैं, वो हमें बताएं ताकि हम देखें कि हम क्या गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, क्या स्पेस दे सकते हैं। कुछ इस तरह का मैसेज गंडापुर को दिया गया और जिसके साथ ही वो सारा वो जो एक बंद बांधा हुआ था इन्होंने कि जनाब इमरान ख़ान का हुक्म है कि जिसने मुज़ाकरात करने मुझसे करे। गंडापुर कौन होता है मुज़ाकरात करने वाला? गंडापुर से कोई बात नहीं होगी। और ये खुद गंडापुर ने भी कहा था कि मेरे साथ राब्ते हुए और मैंने कह दिया कि जो करनी है बात वो इमरान ख़ान से करो, मुझसे बात मत करो। तो लेकिन जब ये पैगाम गंडापुर को मिला तो वो जनाब क्या फुर्तीला शख्स है। हालांकि टुन हालत में वो पेशावर से चला था और टुन हालत में ही जहाँ पहुँचा, लेकिन उसकी फुर्ती देखिए कि वो ऐसी फुर्ती से निकला कि जुलूस वालों को पता ही नहीं चला कि हमारा जो कायद है वो कंटेनर पर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी थी कि ये रास्ते में ड्रामे करता आया कि रास्ते में जगह जगह ये ना कंटेनर से उतर जाता था और पैदल चलना शुरू कर देता था। तो चुनांचे देखने वाले बहुत सारे लोगों ने यही समझा होगा कि ये गंडापुर साहब जो है ये एक मरतबा फिर कंटेनर से उतर कर आगे पीछे कहीं हजूम के अंदर चल रहे होंगे साथ। लेकिन ये वहाँ से बचता बचाता केपी के हाउस वहाँ पहुँच गया मुज़ाकरात के लिए। तो मौसूफ को फिर वहाँ बंद करने वालों ने बंद कर दिया और फिर कहा कि भाई 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि या तो ये हंगामा कॉल ऑफ करो या फिर पेशावर वापस चले जाओ, वरना फिर यही मौश करो। तो इस तरह की बात हुई है। अब ज़ाहिर है जब तक ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा तब्दीली हो चुकी होगी। गंडापुर के साथ कोई मामला तय कर लिए गए होंगे या गंडापुर ने तय। अच्छा, पीटीआई में क्या बात फैली है? पीटीआई में ये बात फैली है कि गंडापुर ने खुद फौज से रब्ता किया और कहा कि इमरान ख़ान से मुझे बचाओ और मुझे गिरफ़्तार कर लो, ताकि इमरान ख़ान जो है जिसने मुझे कहा कि अगर मैं डी चौक पर मैंने धरना ना दिया तो वो मुझे वज़ारत आला से उतार देगा, तो मेरी इज़्ज़त इस तरह बचाओ कि मुझे ये फिर कहने का मौका मिल जाएगा कि जनाब मैं धरना कैसे देता, मुझे तो उन्होंने पकड़ कर अंदर कर दिया था, बंद कर दिया था। वल्लाह आलम दोनों बातों में से कौन सी सही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो पहली इतला मैंने दी है वो ज़्यादा सही है। और अगर ये दूसरी इतला है तो इसको हम फिर मिक्स कर सकते हैं पहली इतला के अंदर कि गया ये खुद था लेकिन उनकी कड़िक्की में आ गया और उन्होंने इसके सामने फिर 2 ऑप्शन रख दिए, ये करो या वो करो, वरना फिर। और इस पर एक जो इस्लामाबाद की एक लोकल अदालत में एक मुकदमा चल रहा है शराब, वो जो इस्लामी शहद की बोतल के साथ पकड़ा गया था, गुंडागर्दी, दंगा फसाद, तो उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। तो उस वारंट का डरावा भी इसे दिया गया है। तो देखिए अब क्या होता है। अच्छा, अब ये मैं दोबारा फिक्रा दोहरा दूं कि ये लोग डी चौक के अंदर 1 मिनट के लिए भी नहीं गए। सारा दंगा फसाद डी चौक से बाहर सड़क पर है जो डी चौक की तरफ जाती है। अब लाहौर में भी इनकलाब आ गया जी, 5 तारीख को कौन सा इनकलाब आ गया? पता ये चला कि हाई कोर्ट में वकीलों की एक जमात ने, जिसकी गिनती 25 या 26 बताई जाती है, और इतने ही तकरीबन पीटीआई के 30-35 लोग पीटीआई के लोग होंगे, कुल 60 के करीब लोग थे। इन्होंने जुलूस निकाला और पुलिस पर पथराव किया, और जब पुलिस इनको गिरफ़्तार करने के लिए लपकी तो ये अंदर ईवान अदल की इमारत के अंदर घुस गए और वहाँ से इन पर पथराव शुरू किया। ये लाहौर का सबसे बड़ा वाक़या था, इसके अलावा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। जो छोटे वाक़यात हुए उनमें एक तो वो है कि वो बदामी बाग के पास कोई इलाका है रावी रोड का, वहाँ कोई 1.5 दर्जन अफराद इमरान ख़ान जिंदाबाद, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, इस तरह के नारे लगाते हुए मीनार पाकिस्तान की तरफ चले गए। बाकी पूरे लाहौर में कुछ भी नहीं था, जो था हुकूमत पंजाब की तरफ से था। यानी कंटेनर बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे,
مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، بندہ کوئی ہے نہیں تو رستے بند کیے ہوئے ہیں، واللہ عالم جو بھی اسٹریٹجی ہے ان کی۔ لیکن یہ ہے کہ اب ناظرین ان کو ایک چیز کنوے ہو گئی ہے کہ شنگھائی کانفرنس تو ہوگی۔ انہوں نے جو زور لگانا تھا وہ ناکام ہو گیا اپنے مقاصد میں، لاشیں گرانے میں، کوئی بڑی خبر بنانے میں، کوئی یہ امپریشن بنانے میں کہ جناب لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع اور وہ اس طرح کی انقلاب اور بغاوت ہے اور بے چینی ہے اور انریسٹ ہے اور پتہ نہیں کوئی پاپولر موومنٹ چل رہی ہے، کوئی انقلاب آنے کو ہے، وہ سارا کا سارا فنا ہو گیا ہے اور لاش نہیں گری۔ تو اب کانفرنس تو ہوگی۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔